नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हंट। अभी लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन द्वारा यहां पर लोकसभा के डेट घोषित कर दिए गए हैं और अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोदी वर्सेस कौन। आखिर मोदी के अपोजिट में हमारे देश में प्रधानमंत्री का कौन चेहरा है। हमारे साथ राहुल राय हैं, जिनका पब्लिक ग्राउंड रिपोर्ट है, इनका अपना चैनल है और ये जनता से आके मिलते हैं और उनकी राय जानते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं मोदी वर्सेस कौन। राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जैसा आपका सवाल है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, जहां पूरे देश के अंदर इस समय सरगर्मियां बढ़ी हुई है और एक बड़ा सवाल जो है आम जनमानस के अंदर प्रसारित किया जा रहा है कि मोदी नहीं तो कौन। यानी कि जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा एक तरीके का ये पूरा मिथ बिछाया जाता है, कहीं कि जाल बिछाया जाता है कि आखिर मोदी नहीं तो कौन। हम लोग लगातार जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बीएसपी की तमाम खबरों को लेकर के हम लोग लोगों के बीच में जब पहुंचे तो लोगों का एक बड़ा धड़ा मैं बता दूं, देश के अंदर जो है आज भी अब कांग्रेस बीजेपी के अलावा तीसरे ऑप्शन की तलाश में है। यानी कि मोदी नहीं कौन का जो जवाब है वो खुल करके जनता दे रही है कि मोदी नहीं तो मायावती। मायावती का जो चेहरा है, कहते हैं कि भाई राजनीतिक परिदृश्य में देखेंगे तो मायावती अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। भाई दलित समाज से आती है, जिस तरीके से बड़े राज्य में यूपी में उन्होंने लगातार 4 बार सत्ता शासन संभाला, बेहतर प्रशासन को चलाया। तो मायावती का जो कंपैरिजन है वो अब कहीं ना कहीं जो वर्तमान के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया जा रहा है। राहुल जी, यहाँ पे प्रश्न आपसे उठता है कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भैया मोदी नहीं तो मायावती, लेकिन मायावती तो खुद ही शांत बैठी है, वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। इलेक्शन का डेट घोषित हो गया, वो कुछ कर ही नहीं रही है, वो शांति से बैठी हुई है। उनसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मायावती जी रोड पर नहीं उतरती है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा देखिए सवाल है। मैंने कहा ना कि प्रोस्पेक्टस तैयार किया जा रहा है इस तरीके से, एक पूरा षड्यंत्र रचा जाता है देश के अंदर। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको पता है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। वोटरों की बात करें तो वोट ऑफ परसेंटेज अगर किसी पार्टी का जो है, जो उसके साथ आज भी खड़ा है मोदी के लहर में भी, तो वो बीएसपी है और उसका बहुजन वोटर है। लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये प्रचारित किया जाता है कि बहन मायावती चुप है। आखिर क्यों लगता है कि चुप है? उन्होंने अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने 7 चेहरे दिए, जिसमें 5 मुस्लिम दुआने दिल दिए। आज जिस तरीके से कानपुर से लेकर के तमाम आगरा की सीटों को उन्होंने घोषणा कर दी। लगातार वो टिकट मंथन पर काम कर रही है, अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। वहीं आप बीजेपी के देखेंगे तो दूसरी लिस्ट अभी रुकी हुई है, सपा की दूसरी लिस्ट रुकी है। कांग्रेस ने तो अभी तक यूपी में एक सीट नहीं जारी किया। लेकिन सवाल बार बार फिर मायावती को घेरा जाता है कि मायावती चुप क्यों है। इस षड्यंत्र को समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो बड़ा वोट बैंक है उस पर खेल खेलने की तैयारी है विपक्ष की पार्टियों का। सर, यहाँ पे ये भी तो आप देखिए कि मोदी जी इतने ओल्ड हो चुके हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह रैली कर रहे हैं। यहाँ पे वो बस लिस्ट निकाल रहे हैं। ये सही है? लगता है कि हमारी देश की जनता है चुनेगी प्रधानमंत्री को जो एक ऑफिस में बैठ के काम करे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, आपने बड़ा बढ़िया सवाल उठाया कि मोदी जी भाई हर जगह जा रहे हैं। दिन भर में कभी कर्नाटक दिखेंगे तो कभी बेंगलोर, तो कभी कलकत्ता, तो कभी यूपी। अभी बिल्कुल जाएंगे। जब आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अभी जिस तरीके से लेटर सामने हुआ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस तरीके से खुलकर के आया कि जीरो, समझिएगा जीरो, नथिंग, 0 पैसा अगर डोनेशन मिला है तो वो बसपा को मिला है। और सबसे नंबर 1 पर कौन है? 6061 करोड़ रुपए के साथ कौन है नंबर 1 पर? इसमें बीजेपी है। सेकंड नंबर पर कौन है? टीएमसी है। थर्ड पे कौन है? कांग्रेस है। समाजवादी 50 करोड़ रुपए लेकर समाजवादी पार्टी लाइन में। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल लगभग 60 करोड़ रुपए के साथ उस मतलब लंबी फहरिस्त में बने हुए हैं। लेकिन बीएसपी आपको 0 दिखेगी, क्योंकि हम पैसे का जो ये लोग पावर दिखाते हैं, दिन रात हेलीकॉप्टर से उड़ना, दिन रात यहाँ पहुंचना वहां पहुंचना, मीडिया मैनेज करना, ग्लोबलाइज करना, वो चीजें बीएसपी नहीं करती। बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कैडरों के बीच में जाकर के वो लगातार संपर्क में है, उनके पदाधिकारी संपर्क में, कार्यकर्ता है, हर दरवाजे पर हम पहुंच रहे हैं और वो लगातार कार्य कर रहे हैं। वो दिखावे की राजनीति से बीएसपी हमेशा से दूर रही है और अभी भी दूर रही है। आप जी 2019 में भी इन्होंने इतना ही किया था, आपको पता ही है क्या रिजल्ट आया था। और आप यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बीएसपी के पास नहीं है, तो भाजपा का कहना है कि भैया इनके सांसद ही नहीं है। सांसद होंगे तभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा, तभी तो इनको चंदा मिलेगा। इनकी तो सरकार ही नहीं है अब किसी स्टेट में।
बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि इनकी तो भाई सांसद ही नहीं है। टीएमसी के कितने सांसद हैं सभी को पता है देश के अंदर। बंगाल में सर सरकार है, राज्य में तो सरकार है। ठीक है, बंगाल में सरकार है तो यूपी में हमारी भी सरकार है, ऐसा नहीं कि बीएसपी की सरकार दे रही है। सीधा सवाल सुनिएगा, कि आप सीधी सी बात है कि अगर टीएमसी के 18 सांसद है और उनको 2100 करोड़ से अधिक अगर पैसा दिया जा सकता है, चंदा मिल सकता है, क्या बीएसपी के 10 सांसद नहीं थे? क्या 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सांसद चुन करके नहीं गए देश की संसद के अंदर? गए हैं। तो क्या 10 सांसदों के हिसाब से पार्टी को फंड नहीं मिलना चाहिए? क्या वोट बैंक के मामले में आज भी लगभग 22 से 25% वोट बैंक का मालिक जो है, क्या वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है? अब बात करेंगे सपा की। सपा को तो 50 करोड़ रुपए का उसमें दिखा रहा है ना फंड की भाई इलेक्टोरल बॉन्ड में सपा को भी मिला चंदा। तो सपा के कितने सांसद है हमको ये बता दिए। सपा के 5 सांसद है और बीएसपी के 10 सांसद है, फिर भी मिल रहा किसे चंदा? सपा को मिला, बसपा को नहीं मिला। रही विपक्ष की बात, सपा भी 10 सालों से सत्ता से बाहर है, बीएसपी भी 10 सालों से सत्ता से बाहर है, तो आखिर सपा को चंदा क्यों और बसपा को क्यों नहीं? तो सवाल यही उठता है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बीच में काम करती है। तो ये मत कहिए कि सांसद नहीं है और कम है तो नहीं मिला। आखिर सपा को 5 वाले को मिल गया और 10 वाले सांसद को क्यों नहीं मिला? ये गलत आंकड़ा है सर। यहाँ पे तरीके का आरोप लगाते हैं, हालांकि वो तो राजनीति धुरंधर कहते हैं अपने आप को। उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी की सरकार किसने गिराई थी? कौन सी पार्टी थी जो एक वोट के चलते बीजेपी की सत्ता बेदखल हो गई थी? तो वो बीएसपी थी, वो बहन मायावती थी। तो ऐसे सवाल करने वालों के लिए बड़ा दबाव है। उसी मैं देश की अगर बात करूं तो इसी संसद के अंदर तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता थे विपक्ष के, जिन्होंने मोदी को 2019 में लोकसभा के अंदर आशीर्वाद दिया था कि मैं दोबारा आपको देखना चाहूंगा। हालांकि इस समय कट्टर समाजवादी बनते हैं अपने आप को। अब आते हैं, आपने कहा कि यूपी में ही क्यों लड़ते हैं? यूपी से क्या होगा? यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं देश की। कहते हैं कि यूपी जो है ना रेड कॉर्पेट होता है, ये वो सुनहरा गलियारा है कि अगर यूपी पार कर गए तो फिर देश के अंदर आप प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही है कि देश में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उसमें से लगभग 80% की अगर हम संख्या उठाते हैं तो वो यूपी से चुन करके गए। यानी कि यूपी वो गलियारा है जहां से प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं। इसीलिए बहन मायावती का लगातार जो फोकस है तो यूपी पर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यूपी कर लिया तो देश की सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आपने यहाँ पे मुद्दा उठाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा सबसे नंबर 1 पे आई, टीएमसी दूसरे नंबर पे आई, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई। लेकिन भाजपा कह रही है कि भैया जो काम करेगा उसको तो चंदा मिलेगा, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए चंदा चाहिए। तो चंदा लेना क्या गलत है? और यहाँ पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा अगर लिया भी है भाजपा ने, तो क्या भाजपा कह रही है कि भैया मैंने 6000 करोड़ लिया है, 14,000 करोड़ तो विपक्ष वालों ने लिया है, तो वो भी लड़ेंगे चुनाव। और यहाँ पर भाजपा द्वारा नेशनल मीडिया द्वारा सिर्फ 2 लोगों को ही प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया जा रहा है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी। फिर खेल वही है 2019 की तरह, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार और यहाँ पर कांग्रेस कुछ करने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बीच में मायावती को क्या ज्यादा टाइम बचा नहीं है? चुनाव शुरू है, अप्रैल में वोटिंग शुरू हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। लगता है मायावती जी कुछ कर पाएंगी? घबराइए मत। देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है लिख कर रखिएगा, उसकी अगर बीपी शुगर ऊपर नहीं हो जाता है, हार्ट अगर उनको कहते हैं ना कि हार्ट अटैक की अगर बीमारी ना आ जाए तो फिर कहिएगा 24 चुनाव का परिणाम देखिएगा। इस बार सत्ता में वो बदलाव होगा जो शायद ही किसी ने सोचा हो। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, आपने कहा कि पार्टी चलानी है तो चंदा तो चाहिए ही। क्यों चाहिए भाई? पार्टी चलाने के लिए पैसा क्यों चाहिए? आप लोग तो स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं ना, कहते हैं कि भाई राजनीति तो सेवा होता है, फिर सेवा में पैसा कहां से आ जाता है? ये एक लोगों के माइंड सेट का पैसा भरा जाता है देश के अंदर कि हम लूटेंगे भी और तुम्हें जवाब देने के बदले में कह देंगे कि पैसा तो चाहिए। क्यों चाहिए पार्टी चलाने के लिए पैसा? यानी पैसे का आप दुरुपयोग करेंगे, वही हेलीकॉप्टर से दिन भर घूमेंगे, उसी पैसे के तमाम बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे और कहेंगे कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। इसी राजनीति के अंदर अरविंद केजरीवाल ऐसे कहा था कि स्वच्छ राजनीति लेकर के आता हूँ, दलित और मुसलमानों को बरगलाने का काम किया। पूछिए कि 7 करोड़ रुपए का चंदा लेकर क्या करेंगे? राजनीति में पैसे के कहां से हो सकता है? ये तो सेवा भाव होता है। लेकिन नहीं, ये लोग वो हैं, कोई 6000 करोड़ का चंदा लेगा, कोई 2100 करोड़ का लेगा, कोई 1400 करोड़ का लेगा और सारे मिलकर के चंदा लेंगे और सवाल उठाएंगे बहुजन समाज पार्टी पे, समाज उठाएंगे दलित समाज की आवाज उठाने वाली बहन मायावती के ऊपर। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि भाई राजनीति में आप जिस तरीके से पैसे का, बाहुबल का उपयोग करते हैं, आपको भी पता है कि जहां पैसा रहेगा वहां बाहुबल आएगा। यानी कि राजनीति के अंदर बाहुबल और पैसा आ जाएगा तो स्वस्थ लोकतंत्र की आप बात करते हैं, आपका लोकतंत्र बचेगा कहां? जहां पैसे का इस्तेमाल होगा, पार्टी जहां 6,000 करोड़ 2100 करोड़ रुपए चंदा लेकर के चुनाव में खर्च करेंगी, तो बाहुबल और पैसा को लाकर के आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र बचेगा कहां जहां पैसे और बाहुबल के हिसाब से आप चुनाव लड़ेंगे? तो मायावती के ऊपर सवाल उठाने वाले को सोचना चाहिए। और मैं बताऊं, मेन स्ट्रीम मीडिया की आपने बात की, मेन स्ट्रीम मीडिया है क्या? पहले मीडिया होती थी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ,
जो सच को दिखाता था। आज की जो कॉर्पोरेट घराने की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका सालाना टर्नओवर होता है, उनको टारगेट दिया जाता है कि साल में आपको इतने करोड़ का टर्नओवर पार करना है, आपसे कंपटीशन होता है कि नंबर 1 रैंकिंग पर मैं गया। तो जब कॉर्पोरेट घराने हो जाएगा मीडिया, उसे भी पैसा चाहिए, तो फिर तो गुणगान करेगा ही, वो तो कहेगा ही कि राहुल मोदी, वो तो तीसरा मोर्चा लाना नहीं चाहेगा। मैं तो इसीलिए कहती है बार बार कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ये दोनों जहरीले हैं। ये समाज को समझना होगा, बहुजन समाज, दलित समाज को समझना होगा। देखो दोनों ने चंदा खाया, दोनों चंदा खा करके किस तरीके से राजनीति मारते हैं। दोनों ही पैसे का दुरुपयोग करके, बाहुबल का प्रयोग करके, पैसे के दम पर ये चुनाव लड़ते हैं। इन्होंने खुल करके कहा कि राजनीति में चंदा की आवश्यकता आती है पार्टी चलाने के लिए, जो बसपा चल नहीं रही है। कहां पैसे की आवश्यकता है, किसने मांगा? हम नहीं लेते हैं चंदा, क्योंकि चंदा का धंधा हमें नहीं करना है, हमें बहुजन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। यस दोस्त, यहाँ पे बड़ा प्रश्न सर आपने उठता है कि यहाँ चंदा नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे इंडिया गठबंधन कह रहा है कि मायावती जो है भाजपा की बी टीम है, इंडिया गठबंधन की वोट काटेगी। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने कहा कि भैया दलित समाज, अभी काउंटिंग भी हुई थी बिहार में, 70%, 85% निकला बहुमत, लेकिन भाजपा तो भी जीत रही है, दो बार जीत चुकी है। तीसरे बार का दावा है 400 पार, 400 से अधिक सीटें, और सिर्फ ये एनडीए 400 पार। भाजपा खुद का दावा कर रही है कि 370 पार। क्या लगता है कि ये जो जितने भी दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, एकजुट होंगे, मायावती के साथ आएंगे, या फिर वही 2019 वाला खेला हो जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार आ जाएगा, और कोई मीडिया सवाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीडिया तो भैया अपने हिसाब से कहती है कि हम तो सवाल कर रहे हैं, जनता को सवाल ही नहीं दिखाई देता। इस पर बताइएगा राहुल जी। 400 पार, बहुत बढ़िया सवाल उठाया आप लोगों ने। बड़ा देखिए, मैंने कहा नहीं, घुघुटू मारने वाली मीडिया है इसकी, वो इतना प्रचारित करेगी, लोगों के अंदर इतना फूट करके भर देगी 400 पार। चुनाव से पहले कैसे 400 पार आपने कह दिया? हाँ, बात सही है। जब पूरे सिस्टम में ही आप बैठे हैं, चुनाव से ठीक 1 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इस्तीफा देते हैं, 2 नए इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होती है। चलिए वो भी सही है। अगर 400 पार का इतना ही कॉन्फिडेंस है, और वही इंडिया गठबंधन भी जो राहुल गांधी लेकर के घूम रहे हैं इस समय, इनको भी लग रहा है कि वो मोदी को रोक पाएंगे, इन दोनों को इतना ही कॉन्फिडेंस है, तो मोदी जी से पूछिएगा कि ठीक चुनावी घोषणा से 2 दिन पहले पेट्रोल का 2 रुपया रेट क्यों कम कर दिया? भैया तो 400 पार ला रहे थे, बढ़ा के दिखा दीजिए ना 10 रुपया और पेट्रोल पर, घटा क्यों रहे? सिलेंडर का दाम 1 महीना पहले क्यों 100 रुपया कम कर दिया? ठीक चुनाव से 1 हफ्ता पहले आप सीए लेकर क्यों आ गए? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है, आपने दहाड़े मारती संसद के अंदर की 400 पार लाइए, 400 पार, फिर सीए क्यों लाते हैं 3 दिन पहले? फिर 2 रुपया पेट्रोल कम क्यों करते हैं? फिर डीजल क्यों कम कर देते हैं? फिर से रसोई गैस पे 100 रुपया कम क्यों कर देते हैं? क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि हमने बोला है 400 पार, लेकिन जनता है, कब बदलेगी कोई नहीं जानता। जनता को महंगाई की मार उन्हें पता है कि वो झेलती आ रही है। यही बीजेपी है कि जिसने कहा था बहुत ही महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार 2014 में, क्या वाकई में अभी मौजूदा दौर में महंगाई नहीं बढ़ी है? बढ़ी होगी, कुछ लोगों की इनकम बढ़ी होगी, लेकिन देश में आज भी स्थिति बढ़ी है। अब आऊंगा राहुल गांधी पर। इंडिया गठबंधन लेकर घूम रहे हैं राजकुमार, कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो केंद्र में जातिगत जनगणना कराएंगे। जरा पूछिए कि सत्ता में रहे हैं 65 साल, क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा दी? क्यों नहीं देश की कोई दलित समाज की बेटी को और बेटे को कभी प्रधानमंत्री बना दिया? नहीं बनाया, क्योंकि इनको भी सिर्फ और सिर्फ दलित और मुसलमानों का वोट चाहिए। इसलिए दलित मुसलमान भी होगा तो उसे जाकर पूछिएगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में राष्ट्रपति का पावर क्या है, वो किस हद तक अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भी पता होगा, पूरे देश को पता होगा क्यों बनाया जाता है। एक प्रश्न फिर मोदी जी कहते हैं मैं दलित हूं, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ, मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़े का बेटा हूँ, तो ठीक है, मोदी जी अगर पिछड़े का बेटा है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो दलित बेटी अगर मायावती प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई बनेगी। अगर पिछड़े का बेटा बन सकता है, अगर किसी ब्राह्मण का बेटा बन सकता है, जिसके अंदर ब्राह्मण की बेटी बन सकती है, और ठाकुर बन सकता है, यहाँ पर जाट बन सकता है, तो भाई सीधी सी बात है कि दलित बेटी अगर बन रही है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों नहीं दिखाते हो कि तीसरा मोर्चा है? क्यों नहीं दिखाते कि बहन की लड़ाई में है? अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही करे कि 0 है, 0 करते करते 10 सीट हमला दिए तो 19 में, तो घबराइए मत, सत्ता बहुत बदलने वाला है। बिहार की आपने बात की कि बिहार में कैसे जीत रहे हैं। जिस दिन ये समाज समझ गया ना दलित मुस्लिम, उस दिन सत्ता से ऐसे दूर भागेगी बीजेपी कांग्रेस कि शायद सत्ता में वापसी करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, इंतजार करिए। अम्बेडकर ने भी कहा था कि सिसोदी दलितों की होने वाली है, पिछड़ों की होने वाली है, और वो समय आ गया। राहुल जी हमारे पास कम समय है, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज का चर्चा था मोदी वर्सेस कौन, आपको क्या लगता है? मोदी वर्सेस राहुल गांधी, या मोदी और राहुल गांधी वर्सेस मायावती? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप इसमें से राहुल गांधी को पहले बाहर निकाल लीजिए, उनके बस का कुछ नहीं है। जब तक उनके अंदर अपनी पार्टी के ऊपर न्याय, अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति न्याय यात्रा निकाल रहा है उसके साथ खुद अन्याय हो रहा है।
बंगाल पहुंचे ममता बनर्जी अलग हो गई, अन्याय होगा। बिहार पहुंचे नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए, तो उनके साथ तो खुद ही अन्याय हो रहा है, दूसरों को क्या न्याय दिलाएंगे। कमजोर व्यक्ति कभी भी न्याय नहीं दिला पाता, याद रखिएगा। सशक्त और पावरफुल व्यक्ति ही हमेशा पिछड़ों दलितों को न्याय दिलाता है। और देश में अगर कोई सशक्त है तो बहन मायावती है, जो मोदी के सामने खड़े होकर मोदी को चुनौती कर सकती है। तो मायावती ही न्याय दिला सकते हैं। राहुल गांधी के बस का बाहर है, तो राहुल गांधी को लड़ाई से बाहर करिए। अब जो देश की लड़ाई है वो मेन रूप से मोदी वर्सेज मायावती होगा। यानी जो भी सवाल पूछेंगे कि मोदी नहीं कौन, तब जवाब देने को जनता तैयार है कि मोदी नहीं तो मायावती। और यकीन मानिएगा इस देश के अंदर एक सीट लाने वाले चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, ये भ्रम छोड़ दीजिए। दर्जनों सीट लाने वाली मायावती सत्ता कभी भी बदल सकती है, इंतजार करिए। इस बार लगता है मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी या 2019 की तरह ही खेलना हो जाएगा? प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगी, 2024 में इसी लाल किले से आपको झंडा फहराते हुए दिखेंगे। वो समय आ चुका है बदलाव होने की, अब जो बेला है वो शुरू हो चुकी है। बहुत हुआ मूर्ख बनाना, दो बड़े धड़े को दलित मुस्लिम इस बार एक मंच से आ रहे हैं, बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा राहुल जी ने कितनी अच्छी बात कही, और ये मैं आपको साफ बता दूं, इनका पब्लिक ग्राउंड पर अपना चैनल है और ये जाकर के दलित मुस्लिम समाज से मिलते रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं और उनकी दिल की बात सुनते हैं। राहुल गांधी की तरह नहीं, एक रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। और इन्होंने सच्चाई बताई है कि मोदी वर्सेस कौन, इन्होंने साफ साफ बता दिया, मोदी वर्सेस मायावती। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दलित मुस्लिम इस बार एक साथ आएगा और मायावती को प्रधानमंत्री बताएगा? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको कौन लगता है प्रधानमंत्री मायावती के अपोजिट में, या फिर वही क्वेश्चन मोदी वर्सेस कौन, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा मोदी वर्सेस कौन। थैंक यू राहुल जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।